नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि एक ट्रांसफार्मर का जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये निकल के आया था अपने पास, जिसमें अपन ने देख लिया था कि जो हमारा E1 डैश है वो बेसिकली क्या है, E2/K है। सॉरी, E2 डैश जो है हमने क्या सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को प्राइमरी में रेफर किया जब अपन ने पाया कि E2 डैश जो आया E2/K, जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वेशन से अगर हम देखें तो E1 के बराबर ही है। इसलिए हम ये देख सके थे कि जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम हम देखना चाह रहे थे ये वाला, तो हमने सेकेंडरी साइड का अलग से बनाया था, प्राइमरी साइड का अलग से बनाया था, फिर इन दोनों को जोड़ना था हमारा मकसद कि भाई इन दोनों इक्विवेलेंट सर्किट को जोड़ेंगे कैसे। तो हमने इस प्रकार जोड़ा कि हमने सेकेंडरी साइड की जो क्वांटिटीज हैं उनको रेफर किया प्राइमरी साइड में। ठीक है, अब तो उन सभी सेकेंडरी क्वांटिटीज को मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। तो हमारा जो सेकेंडरी साइड की इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, E2 डैश बराबर V2 डैश प्लस इन दोनों में ड्रॉप, ये वोल्टेज बराबर आउटपुट में जो वोल्टेज है लोड पर बराबर प्लस इन उसकी जो इक्विवेलेंट अपन ने रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस मानी उनमें होने वाला ड्रॉप। तो वो यहां से अपन को समझ में आ जाता है कि E2 डैश बराबर हो जाएगा V2 डैश प्लस I2 डैश R2 डैश प्लस JXL2 डैश। ठीक है, जहां पर R2 डैश और XL2 डैश क्या है, बेसिकली वो भी सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी है। जहां भी डैश लग जाता है वो क्या हो जाता है, रेफर्ड टू प्राइमरी। इसी तरह से XL2 डैश क्या है, सेकेंडरी रिएक्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपन ने कॉपर लॉसेस अपन समझ गए हैं कि ट्रांसफार्मर में जहां जहां करंट फ्लो हो रहा है, कहां करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वाइंडिंग में, और उसकी वाइंडिंग प्राइमरी साइड पर भी है, उसकी वाइंडिंग सेकेंडरी साइड पर भी है। R1 किस चीज को दर्शाता है, प्राइमरी साइड के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को, और R2 डैश दर्शाता है सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो प्राइमरी साइड के वाइंडिंग में या प्राइमरी साइड वाइंडिंग रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगा तो होने वाला कॉपर लॉस, उसको अपन ने यहां दर्शा रखा है। बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मकसद ही यही है कि हम ट्रांसफार्मर का एक्शन, उसका इनपुट आउटपुट समझ सकें और उसमें होने वाले लॉसेस को समझ सकें। सेकेंडरी साइड का जो लॉस है वो भी हम यहां पर दर्शा पा रहे हैं I2 डैश और R2 डैश के माध्यम से। आप बोलेंगे सर ये तो 2 लग रहा है, सेकेंडरी साइड का है, कैसे समझ पा रहे हैं अपन, यहाँ डैश लग गया ना, तो ये दोनों क्वांटिटी रेफर टू प्राइमरी है। तो प्राइमरी से देख रहे हैं अपन सब कुछ प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, पर बेसिकली ये जो टोटल लॉस निकल के आएगा ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों साइड के कॉपर लॉस का इफेक्ट इसमें आएगा, जोड़ इसमें आएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो प्राइमरी साइड पर लीकेज और सेकेंडरी साइड पर फ्लक्स का लीकेज हो रहा है उसको अपन ने यहां पर दर्शा लिया है XL1 और XL2 डैश से। जो कोर में हमारे फ्लक्स स्थापित हो रही है उस फ्लक्स को दर्शाने के लिए हमने एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस यहां मान लिया है जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं, पर अभी भी एक मेजर चीज है कि जो कोर में फ्लक्स स्थापित हो रही है उस फ्लक्स के स्थापित होने से कोर में लॉसेस होते हैं दो तरह के, जिनको हम बोलते हैं आयरन लॉसेस। ये आयरन लॉसेस या कोर लॉस जिन्हें बोला जाता है, जिसको पी, क्योंकि लॉसेस पावर की टर्म्स में ही डिनोट किए जाएंगे, क्योंकि अपन एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो पावर की टर्म्स में लॉस को डिनोट करेंगे, और आई मतलब आयरन, तो PI डिनोट कर रहा है यहाँ पर अपना आयरन लॉसेस। दो तरह के लॉस इसमें हम देखते हैं, दो तरह के लॉसेस ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं। पहला तो होता है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। अब ये हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉसेस क्या हैं वो एक बार अपन थोड़ा सा यहां पर मैं बहुत जरा सा बेसिक सा बताऊंगा, डिटेल में ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनको अपन समझेंगे अगले अलग वीडियो में। हिस्टैरिसीस लॉस क्यों हो रहा है वो अपन यहां पर फटाफट देख लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस जो हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि एक ऐसे आयरन कोर का पीस मान लूं जिसमें से एक फ्लक्स स्थापित हो रही है फाई, जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो भी आयरन की बनी हुई है। अब ये फ्लक्स जो है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल फ्लक्स है, अगर
जब ये साइनोसोइडल फ्लक्स अपना डायरेक्शन बदलती है, क्योंकि ये साइनोसोइडल फ्लक्स लगातार अपना डायरेक्शन बदल रही है कोर के अंदर, तो इस कोर में जो मैग्नेटिक डायपोल्स विद्यमान हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, वो डायपोल्स भी अपने आप को बदलते हैं। यानी अगर फ्लक्स का डायरेक्शन फाई ये है तो मैग्नेटिक डायपोल्स इधर होगा, जैसे ही फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक डायपोल्स अपने आप को इसके डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेंगे और करते हैं। इन मैग्नेटिक डायपोल्स के कारण ही ये फ्लक्स स्थापित हो पाती है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। डिटेल क्या होता है, कैसे होता है, वो अपन अलग से अलग वीडियो में देखेंगे। हिस्टेरेसिस होता क्या है और हिस्टेरेसिस लॉसेस कैसे होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल का क्या रोल होता है। पर ये जो डायपोल लगातार अपनी दिशा चेंज कर रहा है, कैसे दिशा चेंज कर रहा है, एक बार तो यूं था जब फ्लक्स इधर थी, फिर ये घूम के इधर हुआ, फिर ये इधर होगा, फिर ये इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स लगातार चेंज हो रही है, फ्लक्स साइनोसोइडल है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस डायपोल के जो मूवमेंट में एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि किसी भी चीज को हिलने के लिए कुछ एनर्जी कुछ चाहिए ना, तो इस डायपोल के मूवमेंट होने में जो एनर्जी लॉस हो रही है, बेसिकली वो क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। तो यानी अगर किसी भी कोर में, किसी भी फेरोमैग्नेटिक कोर में जब मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित होगी तो हिस्टेरेसिस लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल उस फ्लक्स की दिशा के साथ अपनी दिशा बदलते हैं, और इस दिशा को बदलने में जो एनर्जी लग रही है वही क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, आइए एडी करंट लॉस में क्या लॉस है, क्यों हो रहा है, प्रैक्टिकली हो कैसे रहा है ये लॉस, वो देखते हैं। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या होता है कि हम जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, एक इस करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखूं और फिंगर्स मेरी क्या बताएगी, फ्लक्स का डायरेक्शन। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स के लूप बनेंगे किस प्रकार के, इसको कंडक्टर को हाथ में पकड़िए करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखते हुए, तो इस प्रकार के मैग्नेटिक लूप्स बनेंगे जो इधर से यूं घूमते हुए और ऐसे, इस प्रकार के मैग्नेटिक लूप्स बनेंगे ऐसे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से फ्लक्स बनती है फाई, और अगर एक फ्लक्स बनी हुई है या फ्लक्स स्थापित है तो हम ये कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी करंट लूप की वजह से ही बनी हुई होगी। तो इस फ्लक्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक करंट लूप ऐसा बना होगा जिसकी वजह से फ्लक्स स्थापित हो रही होगी। यानी कि एक करंट लूप इस प्रकार का माना जा सकता है, इस प्रकार का कि करंट के डायरेक्शन में अगर मैं इस लूप को पकड़ूं तो मेरा थंब फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखें तो फिंगर्स आपकी क्या बताती है, फ्लक्स का डायरेक्शन। और फ्लक्स की डायरेक्शन या सॉरी इसको करंट लिखना है अपन को, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाते हुए अगर मैं किसी एक सिंगल लूप को पकड़ूं, बेसिकली क्या होगा, एक सिंगल करंट लूप। अगर करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाते हुए मैं किसी सिंगल लूप को पकड़ूं तो थंब मेरा क्या बताता है, फ्लक्स का डायरेक्शन। तो यानी कि अगर फ्लक्स स्थापित है तो इसकी वजह से ये जिस भी कोर में से स्थापित होगी उस कोर में ऐसे छोटे 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 करंट के लूप्स बनते हैं। इन्हें ही कहा जाता है एडी करंट लूप्स, एडी लूप्स। और जहां करंट होगा, क्योंकि ये कोर जो है ये मेटल है तो इसमें एक रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा, करंट है तो आई स्क्वायर ये रेजिस्टेंस, ये लॉस जरूर होगा। इसी लॉस को कहा जाता है क्या, एडी करंट लॉसेस। ठीक है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम इस इक्वेशन से दर्शाते हैं। ये हमारी मतलब टोटल आयरन लॉसेस जो कहा जाता है वो इन दोनों का जोड़ कहा जाता है, क्योंकि एक कोर में से अगर फ्लक्स स्थापित होगी तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस भी होंगे, एडी करंट लॉसेस भी होंगे। हिस्टेरेसिस लॉसेस को जनरली इस इक्वेशन से दर्शाया जाता है, KH एक हिस्टेरेसिस लॉस का कांस्टेंट है, B मैक्स की पावर 1.6 इंटू फ्रिक्वेंसी, F के प्रोपोर्शनल होता है ये,
और जनरली बी मैक्स की पावर 1.6 को बी मैक्स स्क्वायर आप मान सकते हैं। जनरली आगे अपन ये एजम्पशन लेंगे भी सही और कैलकुलेशन करते टाइम इसको मानेंगे भी सही। लगभग एक्यूरेट तो ये होता है, पर अप्रॉक्सीमेट करके ये माना जा सकता है, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उनमें इस बी, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो इस प्रकार हम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर की डिपेंडेंसी के आधार पर हिस्टेरिसिस और एडी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एडी करंट लॉसेस की इक्वेशन होती है के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर। यानी आप देखेंगे कि हिस्टेरिसिस लॉसेस तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ क्या है फ्रीक्वेंसी और बी मैक्स क्या है पीक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। के एच जो है वो हमारा डिपेंड करता है क्वालिटी पे, यानी ये कोर की क्वालिटी पे या उसके वॉल्यूम पर निर्भर करता है। और के ई जो वो वॉल्यूम, उसकी रेजिस्टिविटी, जो कोर की मटेरियल है उसकी थिकनेस और कितनी कितनी लेमिनेशन हमने लगाई है उस पर निर्भर करता है। देखिए एक बात आपको और बताता हूँ कि हमने कोर बनाने के लिए कुछ लेमिनेशंस का इस्तेमाल किया। ये लेमिनेशंस मिलके एक कोर बनाती हैं। ये अगर इसी की जगह में एक कोर सॉलिड लेता पूरी, जिसमें लेमिनेशंस नहीं है, उसमें पूरा कोर मटेरियल अंदर भरा हुआ है ठोस, तो यहाँ पर जो लूप बन सकते थे वो इस प्रकार बन सकते थे। पर अगर मैं इन्हें लेमिनेट कर दूंगा, यानी कि ये एक एक लोहे की पत्ती है जिसके बीच में लेमिनेशन लगा हुआ है, कुछ वार्निश टाइप का, जो इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है आपस में। तो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक लेमिनेशन है, फिर उसके बीच में उसके दोनों तरफ इंसुलेशन है, फिर दूसरा लेमिनेशन है जिसके भी दोनों तरफ इंसुलेशन है। यानी कि अब करंट को लूप बनाने के लिए कितनी सी जगह मिली, सिर्फ एक लेमिनेशन की मोटाई इतनी सी, जबकि यहाँ पर कितनी जगह मिल रही थी, इतनी। तो यानी करंट के लूप छोटे बनेंगे। एक करंट का लूप है ये और एक दूसरा करंट का लूप है ये, दोनों में आई करंट मान लेता हूं मैं। ठीक है, इसको दोबारा से बना देता हूं एक बार। एक छोटा करंट लूप है ये और एक बड़ा करंट लूप है ये, दोनों में करंट आई मान लेता हूं। बड़ा करंट लूप तो बनेगा जब कोर थिकनेस, कोर जो है हमारी वो थिक है और ये थिन लेमिनेशन है। जब यहां पर थिक कोर है, यहां पर थिन लेमिनेशन है। ठीक है। अब होगा क्या, आप देखिए यहां पर लेंथ ज़्यादा है करंट लूप की, यहां पर लेंथ कम है करंट लूप की। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, क्या होता है, रो एल बाई ए। एल जो लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है इस केस में। अगर ये लेंथ ज़्यादा होगी तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो हमारा लॉसेस है क्या, एडी करंट आई स्क्वायर इंटू ये आर, यही तो एडी करंट लॉसेस है हमारा। तो अगर ये आर बड़ा होगा तो एडी करंट लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, पूरी मोटी कोर का इस्तेमाल ना करके लेमिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि एडी करंट लॉसेस को कम रखा जा सके। तो उसी का इफेक्ट आता है हमारे किस पर, जो हम यहाँ पर ये के ई इस्तेमाल, के ई फैक्टर जो हम बोल रहे हैं, ये के ई डिपेंड करता है किस पर, के ई डिपेंड करता है हमारे वॉल्यूम, रेजिस्टिविटी ऑफ कोर मटेरियल, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन और कितनी लेमिनेशंस लगाई गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्या कि जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस है वो तो डायरेक्ट मैग्नेटिक पीक फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल है, एडी करंट लॉसेस भी उसके स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल है। यानी दोनों की प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर है, यानी 5x के स्क्वायर है। ये 5x कहाँ से आया, बेसिकली b इंटू जब मैं a कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 बराबर क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी इंटू a। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो रही है कि जो हमारा आयरन लॉसेस है वो फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पर इसे इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे डालें, हम इसे इस इक्विवेलेंट सर्किट में हम इसे कैसे डालें, इस आयरन लॉसेस को हम कैसे दर्शाएं। जैसे कॉपर लॉसेस को दर्शाने के लिए हमने R1 R2 डैश दिखा रखे हैं, तो आयरन लॉसेस को हम कैसे दर्शाएंगे। देखो बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, हमारी जो ट्रांसफार्मर के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं या ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के दौरान जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ आ रही हैं, रेजिस्टेंस हुआ, करंट हुआ, वोल्टेज हुआ, फ्लक्स हुआ,
इन सबको हम एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में दर्शा रहे हैं ताकि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट पे इक्वेशंस लगा के और इसको सॉल्व कर सकें, इसकी एफिशिएंसी, इसका रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें निकाल सकें, इसमें लॉसेस निकाल सकें। किसी भी सिस्टम में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने के लिए उस सिस्टम का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, तो वही हम यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। अब फ्लक्स हमारा जो है, आयरन लॉसेस जो है वो हमारे फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं, ये हमें यहाँ पता चल रहा है, ये हम समझ चुके हैं। पर इसका इफेक्ट हम कैसे लेंगे, हम एक बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा एक आयरन लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर लॉस रजिस्टर हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो देखिए। सबसे पहले तो ये कि ये तो हमें क्लियर है कि फ्लक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है हमारा आयरन लॉसेस, ठीक है। पर साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, एंड कि जो इवन हमारी जो ये वोल्टेज सेल्फ इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ इवन जो इंड्यूस हुई है ट्रांसफार्मर में, वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, √2π FN1 मैक्स। 1 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स 1, जो कोर में फ्लक्स स्थापित है वो मैक्स रिजल्टेंट फ्लक्स, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। उस 5 मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, E बाय √2π FN1। अब आप देखिए √2π कांस्टेंट नंबर्स हैं, जो सप्लाई पर काम किया जा रहा है वो उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंडिया में 50 हर्ट्ज। और एक बार ट्रांसफार्मर बन गया तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कांस्टेंट हैं। तो अगर नीचे का पूरा डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो हमारा 5x जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा सीधे सीधे किसके, E के। यानी हम ये कह सकते हैं कि 5x E1 के प्रोपोर्शनल है। जो कि यहां पर एक बात हमें ध्यान देने लायक है, क्या कि ये E1 का प्रोपोर्शनल माना जा रहा है जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान ली गई है। अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा तो जाहिर सी बात है 5x में भी वेरिएशन होगा, और जो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस हैं इन दोनों में भी वेरिएशन होगा, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं, ठीक है। पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हुए ही अपन यहाँ पर ये भी चीज फाइंड आउट करी है, या इस चीज को अपन ने माना है कि पी प्रोपोर्शनल है किसके, 5x स्क्वायर के, ये अपन ने माना है। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हुए ही अपन ने यहाँ पर माना है क्या कि आयरन लॉसेस प्रोपोर्शनल है 5x स्क्वायर के। तो उस फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानते हुए ही यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि 5x जो है वो प्रोपोर्शनल है E1 के। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि आयरन लॉसेस 5x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थे और 5x E1 के प्रोपोर्शनल है, तो PI E1 के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होगा, विद द कंडीशन, एक कंडीशन के साथ, क्या कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मानिए। तो इस आयरन लॉसेस को E1 के प्रोपोर्शनल निकालने का मकसद क्या था, क्योंकि यहाँ पर हम E1 के प्रोपोर्शनल अगर हम रखते हैं तो हम यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से एक कोर लॉस को रिप्रेजेंट करने वाला रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कुछ ना कुछ हम दर्शा पाएंगे। तो E1 के प्रोपोर्शनलिटी फाइंड आउट करने का मकसद हमारा ये था, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल है PI EI के E1 स्क्वायर के, तो हम ये कह सकते हैं कि PI बराबर क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन ने लगा दिया GI। ये GI क्या लगाई अपन ने, कंडक्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो PI आयरन लॉस हो जाएगा वाट में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो GI हमने लगाया ये हो गया कंडक्टेंस, मो जिसकी यूनिट है, E1 वोल्टेज इसकी यूनिट है और इसके बारे के प्रोपोर्शनल है। और इस GI को अपन 1/RI भी लिख सकते हैं। तो कोर लॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉस इन ए रेजिस्टेंस कॉल्ड कोर लॉस रजिस्टर। तो जो कोर लॉस है इक्विवेलेंट सर्किट में उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा कि कोर लॉस जो है वो एक लॉस है जिसको रेजिस्टेंस में लॉस होना बताया जा रहा है और उस रजिस्टर का नाम दिया जा रहा है कोर लॉस रजिस्टर। और उस रजिस्टर को कैसे लगाया जा रहा है, उस रजिस्टर को हमने ऐसी जगह पर लगाया है जहां पर सीधे वो E1 के प्रोपोर्शनल आ जाए। यानी बेसिकली ये रजिस्टर क्या है, इस रजिस्टर में PI लॉस कब होगा, जब रजिस्टर के अक्रॉस E1 वोल्टेज आएगा। यानी रजिस्टर RI के शंट में E1 लगाना है, या अपन यूं कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट में RI को ऐसी जगह लगाना है ताकि इसके अक्रॉस
इवन वोल्टेज आ जाए। अगर मैं यहाँ मान लो मैं अलग अलग जगह देखता हूँ, यहाँ आर आई लगाऊंगा तो इवन वोल्टेज नहीं है, यहाँ आर आई लगाऊंगा तो भी इवन वोल्टेज नहीं है, लोड के बगल में आर आई लगाऊंगा तो भी इवन वोल्टेज नहीं है। इवन वोल्टेज कहाँ है? इन दो टर्मिनल के अक्रॉस इवन वोल्टेज है, तो मैंने इनके बीच में आर आई लगा दिया। ठीक है, और क्यों लगाया? क्योंकि आर आई जो हमारा है कोर लॉस रजिस्टर, इसके अंदर होने वाला लॉस कोई हम कोर लॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कोर लॉस किसके प्रोपोर्शनल है? इवन स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि आर आई अगर कोर लॉस रजिस्टर बोला जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस आर आई के अंदर होने वाला लॉस कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आर आई के अक्रॉस इवन वोल्टेज आना चाहिए, तब पी आई लॉस कोर लॉस जितना होगा। इसलिए इस आर आई को हमें ऐसी जगह पर लगाना है इस इक्विवेलेंट सर्किट में कि इसके शंट में या इसके दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज इवन आए। ठीक है, तो यहां जाके हमारा इक्विवेलेंट सर्किट पूरा होता है। इस इक्विवेलेंट सर्किट को मैं एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है। इनपुट वोल्टेज V1 दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक I1 करंट है। इस I1 करंट में दो कंपोनेंट हैं, एक तो है I0 जो कि है अपना नो लोड कंपोनेंट, और एक है I2 डैश जो कि सेकेंडरी साइड का करंट है रेफर्ड टू प्राइमरी, यानी ये सेकेंडरी साइड का रिफ्लेक्शन है प्राइमरी में। बात समझ गए होंगे आप लोग, अपन इसको पहले देख चुके हैं। कैसे देख चुके हैं? I1 N1 बराबर I2 N2, I1 N1 बराबर I2 N2। तो I1 बेसिकली क्या हो रहा है? I2 N2 बाय N1। यही चीज हमारी क्या है? I2 डैश है, करंट रेफर्ड टू प्राइमरी। तो बेसिकली क्या हो गया? अपना जो प्राइमरी साइड का करंट है वो नो लोड प्लस एक करंट और फ्लो कर रहा होगा जो कि सप्लाई से ही लिया गया है, जो कि क्यू पिक्चर में आया है जैसे ही हमने सेकेंडरी साइड पर लोड लगाया है। आप याद करिए इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें अपन ने यही देखा था कि नो लोड में सिर्फ नो लोड करंट होता है, और ये नो लोड करंट में भी दो टुकड़े होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट जो मैग्नेटिक फ्लक्स स्थापित करने में काम आएगा, जिसको हम एक मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इक्विवेलेंट सर्किट में, और एक कोर लॉस कंपोनेंट या कोर लॉस करंट जो कि कोर लॉस जो ट्रांसफार्मर की कोर में लॉस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और वो कोर लॉस कैसे बनेगा? क्योंकि ये करंट अपने कोर लॉस रजिस्टर में से फ्लो हो रहा है, तो इसलिए कोर लॉस कंपोनेंट करंट का आ जाता है। तो ये दोनों ही करंट नो लोड अवस्था में भी फ्लो होंगे, क्योंकि नो लोड अवस्था में भी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स स्थापित होनी है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा। फ्लक्स स्थापित होगी तो कोर लॉस होगा, कोर लॉस होगा तो ये आर आई रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट में, और आर आई अगर इक्विवेलेंट सर्किट में रखना पड़ेगा तो कोर लॉस का करंट भी आएगा। यानी कि नो लोड केस में तो सिर्फ ये, यानी कि अगर ये ना होता, मैं लोड नहीं लगाता तो I2 डैश जीरो हो जाता। I2 डैश जीरो हो जाता तो I1 क्या होता? बस सिर्फ I0। पर जैसे ही हम I2 डैश फ्लो करवाएंगे, या मैं यूँ कहूँ सेकेंडरी साइड पर लोड लगाएंगे, तो सेकेंडरी में एक करंट फ्लो करेगा, और उस सेकेंडरी में करंट फ्लो करने की वजह से प्राइमरी साइड में एक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ होगा सप्लाई से, जो कि I2 डैश होगा, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी। ठीक है, एक X1 जो यहाँ दर्शाया जा रहा है, जिसे XL1 भी कहा जाता है, यानी लीकेज फ्लक्स को, क्योंकि हम जानते हैं, एक आपको पिछले क्लास का डायग्राम दिखाऊं कि जितनी फ्लक्स बनेगी सारी की सारी कोर में नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लीकेज जाएगी। इस लीकेज को दर्शाने के लिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लॉस है, इस लीकेज को दर्शाने के लिए अपन यहाँ पर ये X1 को दर्शाते हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड में आ जाओ, सेकेंडरी साइड में भी फ्लक्स स्थापित होगी तो सेकेंडरी साइड का भी लीकेज, सेकेंडरी साइड में भी वाइंडिंग है तो उधर का भी रेजिस्टेंस। इस प्रकार हमने ये पूरा अपना इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है, जिसमें इस बीच वाली ब्रांच को क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइजिंग ब्रांच। ठीक है, अब अगर मैं ये लीकेज ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दूं, अगर मैं इस लीकेज ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दूं, क्योंकि लीकेज फ्लक्स बहुत मिनिमम है, हमने ट्रांसफार्मर जो बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है कि कोर में फ्लक्स मिनिमम से मिनिमम लीकेज हो।
अगर एक्चुअल ट्रांसफार्मर का आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो किस प्रकार का होता है मैं आपको बताता हूं कि ये एक अगर कोर का लिंब है, इधर भी कोर है और इधर भी कोर है, ये बीच में एक कोर का अपन एक लिंब मान रहे हैं। इसमें एलवी वाइंडिंग पहले बनाई जाती है और इसी के ऊपर एचवी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यानी एक सिलेंडर होगा एलवी वाइंडिंग का और दूसरा सिलेंडर होगा, एक तो हो गया, ये तो हो गई कोर, ये हो गई एलवी वाइंडिंग और इसके ऊपर ये एचवी वाइंडिंग। इस प्रकार बनता है एक्चुअल ट्रांसफार्मर। तो वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये जो फ्लक्स है ये मिनिमम से मिनिमम रहे, फ्लक्स लीकेज मिनिमम से मिनिमम रहे। तो अगर फ्लक्स लीकेज मिनिमम होगी, साथ ही साथ जो वाइंडिंग बनाई जा रही है उस वाइंडिंग को कॉपर से बनाया जाता है, काफ़ी प्योर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर मोटा से मोटा कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों ही कारणों की वजह से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस भी घट गया और लीकेज हमने कम कर दी तो ये X1 भी घट गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरी लीकेज इम्पीडेंस में ये तो कहा जाता है वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और ये कहा जाता है लीकेज रिएक्टेंस, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है लीकेज इम्पीडेंस। तो इस पूरी की पूरी लीकेज इम्पीडेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। अभी आप देखेंगे अपन ने ये जो इक्वेशन लिखी है बेसिकली क्या है, इस सर्किट में इस लूप में अपन ने केवीएल लगाया है। कैसे लगाया है, V1 बराबर E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1, यानी इसका ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज बराबर क्या होना चाहिए, जो सोर्स का इनपुट वोल्टेज है। तो उससे E1 मेरा आ जाएगा V1 माइनस I1 R1 प्लस X1। पर अगर ये जो ड्रॉप है, जो प्राइमरी साइड के लीकेज इंपीडेंस में ड्रॉप हो रहा है, अगर ये किसी तरीके से नेग्लेजिबल हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं किसके सामने, V1 के सामने। अगर मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं तो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो अगर लीकेज ड्रॉप जो हमारा नेग्लेजिबल है तो E1 बराबर हो जाएगा V1 के। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो लीकेज इंपीडेंस का ड्रॉप है अगर वो लो है तो मैं PI जो लॉसेज लिख रहा हूँ E1 बाय R1 स्क्वायर, E1 बाय RI, E1 जो मैं लॉसेज लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, E1 स्क्वायर बाय RI, इसको मैं V1 स्क्वायर बाय RI भी लिख सकता हूँ। यानी कि इस RI के अक्रॉस E1 की बजाय सीधे V1 भी लगाया जा सकता है अगर ये ड्रॉप नेग्लेजिबल है। सवाल ये है क्या ये नेग्लेजिबल है, हाँ बिल्कुल ये नेग्लिजिबल है। इसको नेग्लिजिबल बनाए रखने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं, कई सारे प्रॉपर्टीज ट्रांसफार्मर में डाली है, जैसे कोर का इस्तेमाल करना, कोर पे एलवी वाइंडिंग के ऊपर एचवी वाइंडिंग सेम लिंब पे लगाना, मोटे तार का इस्तेमाल करना, कॉपर का इस्तेमाल करना, आदि आदि। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से बाहर की ओर। तो अपन ने क्या किया, जो यहाँ पर ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच बीच में थी, अब इक्विवेलेंट सर्किट पे आगे देखो हम इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट तो यहाँ बन गया था अपना, अब अपन इसको यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो R1 R2 को एक साथ लिख सकता हूँ, R1 R2 डैश को, और X1 X2 डैश को एक साथ लिख सकता हूँ। तो वो हमने एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर बना दिया। क्या बना दिया, R1 R2 डैश एक साथ, X1 X2 डैश एक साथ, और मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को अपन ने बाहर ले लिया। एक I1 करंट फ्लो हो रहा है जिसमें से नो लोड करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट इसमें चल जाएगा, कोर लॉस करंट इसमें चल जाएगा, और एक I2 डैश करंट इधर चला गया। ठीक है, तो I1 बराबर I2 डैश प्लस I0 प्लस I2 डैश, नो लोड की अवस्था में I2 डैश 0 हो जाएगा, तो I1 बराबर I0 होगा। उस I0 को ही कहा जाता है नो लोड करंट। तो ये हमारा क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ठीक है, इस अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में R1 R2 डैश एक रेजिस्टेंस हो गया जिसको R01 बोल दिया जाता है, टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। इसी तरह से X1 X2 डैश एक कॉमन रिएक्टेंस हो गया जिसे कह दिया जाता है टोटल रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी साइड का तो प्राइमरी में है ही सही, सेकेंडरी साइड का भी प्राइमरी में रेफर कर दिया गया है, डैश लग रहा है ना। तो
N1 I1 बराबर N2 I2 अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है, जिसमें I1 बराबर क्या हो जाएगा N2 बाई N1 I2। तो यहाँ से हमारा E1 बटा E2 बराबर N1 बाई N2 पहले देख चुके हैं, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस नेग्लेजिबल है, लीकेज इंपीडेंस का ड्रॉप नेग्लेजिबल है, जैसा कि अभी पीछे अपन ने माना। तो V1 बाई V2 कहा जा सकता है N1 बाई N2। तो सीधे एक हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ जाती है कि अब वैसे तो इक्वेशन तो ये है जो ट्रू होल्ड करती है, क्योंकि एक्चुअली में वोल्टेज जो आ रहा है वो तो जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल पर उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, पर क्योंकि हमें पता है लीकेज इंपीडेंस का ड्रॉप नेग्लेक्टेड है, तो टर्मिनल वोल्टेज को भी इसी रेशियो में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन गई क्या कि V1 I1, अपन ने V1 और I1 को मल्टीप्लाई किया, वो बराबर हो गया किसके N1 बाई N2 V2, V1 की जगह रख दिया, N2 बाई N1 I2 I1 की जगह रख दिया। तो आप देखेंगे कि N2 से N2 कैंसिल और N1 से N1 कैंसिल, तो बचा क्या V2 I2। तो V1 I1 लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है V2 I2 के, यानी कि प्राइमरी साइड की VA रेटिंग और सेकेंडरी साइड की VA रेटिंग हमेशा बराबर होगी। यानी कि आप प्राइमरी साइड पर KVA MVA निकालिए या सेकेंडरी साइड पर KVA MVA निकालिए, दोनों बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के वीडियोस। ओपन सर्किट के तो मैंने डाले हुए हैं इस प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। हम सीखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं, क्यों जरूरी है इसे करना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।